1935 का जो अधिनियम है वो अधिनियम अपन को पढ़ना है। देखिए, मैंने कल आप लोगों से एक बात की थी, उस बात को दोबारा दोहरा देता हूं मैं आप लोगों को कि 1919 का जो अधिनियम बना, उस 19 का जो अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम की जांच करने के लिए 10 साल बाद, कितने साल बाद बेटा, 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग आएगा। 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग आएगा, ऐसा प्रावधान यहां किया गया कि क्या आएगा, वैधानिक आयोग आएगा। कितने साल बाद, 10 साल बाद। राम राम बेटा, राम राम। 10 साल बाद एक क्या आएगा, वैधानिक आयोग आएगा, और वो वैधानिक आयोग इसकी जांच करेगा। तो वो वैधानिक आयोग आएगा, उसके जो अध्यक्ष थे सर साइमन थे। तो उस आयोग को हम लोगों ने साइमन कमीशन नाम दिया। जब साइमन कमीशन नाम दिया तो हमने इसका विरोध किया कि साइमन कमीशन एक भी इसमें भारतीय नहीं थे। नवंबर 1927 में तब इसका गठन हुआ था, तो दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था, और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने इसका विरोध किया, नहीं माने, गठन हुआ इसका पूरी तरीके से, और ये फरवरी 1928 में कहां पहुंचा, भारत पहुंचा। जब भारत पहुंचा तो हमने साइमन कमीशन गो बैक के नारे इसलिए लगाए क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, कोई भारतीय था ही नहीं इसमें। जब भारतीय नहीं था तो हम लोग न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे कि यहां हमें कोई, नमस्ते बेटा नमस्ते, कोई न्याय मिल जाएगा, कोई भारतीय की बात रख पाएगा। ऐसा आयोग जो नया कानून बनाएगा, रिपोर्ट पे कानून बनेगा भारत को शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा, उस कानून की जांच के लिए, नए कानून की सुधार के लिए रिपोर्ट देंगे, उसमें एक ही भारतीय नहीं होना, यह एक बड़ी बात थी। और इस बात का विरोध हुआ। उस समय जब विरोध कर रहे थे तो भारत सचिव एक था, उनका नाम था लॉर्ड बिर्केनहेड। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम भारतीय हो, भारतीय क्या जानते हैं संविधान बनाना, वो कानून के बारे में जानते नहीं है, तो उन्हें शामिल करके क्या करते। यानी बिर्केनहेड ने क्या दी, चुनौती दी, और उस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया कि ठीक है, आप ये कह रहे हो भारतीयों में ज्ञान नहीं है, भारतीय कानून नहीं जानते, इनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जिसे इतिहास में नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इनके द्वारा एक नेहरू समिति का गठन किया गया, और वो नेहरू समिति है, ये ध्यान रखें, उसमें कुल मिला के कितने सदस्य थे, 10 सदस्य। खुद मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हैं, और सचिव जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। बात को फिर समझे आप लोग, बिर्केनहेड ने यहां चुनौती दी कि भारतीय है, वो कानून नहीं जानते, वो संविधान निर्माण करना क्या जानते हैं। मोतीलाल नेहरू ने कहा ठीक है, आपको हम जवाब देंगे, और वहां पे एक कमेटी गठन किया, उसका नाम है नेहरू समिति। नेहरू समिति कितनी सदस्य थी, आप लोग कहेंगे सर 10 सदस्य। अध्यक्ष कौन था, मोतीलाल नेहरू, और सचिव कौन था, जवाहरलाल नेहरू। और निम्न में से कौन है जो नेहरू समिति के सदस्य थे या नहीं, ऐसा सवाल आप लोगों से पूछ सकता है। तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे, सर अली इमाम मुस्लिम लीग से थे। कुल मिला के हम लोग कहेंगे कि 10 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे, उसे कहते हैं 10 सदस्यीय नेहरू समिति। नेहरू समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, वो रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को आई, जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। भारतीयों की तरफ से कभी पूछा जाए आप लोगों से, संविधान निर्माण का पहला प्रयास कब किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, यही संविधान निर्माण का पहला प्रयास है भारतीयों के द्वारा, इसलिए हम इसे संविधान का विल्यू प्रिंट कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि नेहरू समिति को हम लोग विल्यू प्रिंट क्यों कहते हैं। बेटा, क्लास को लाइक करते रहे, क्लास को शेयर आप लोग करते रहे। अगर लाइक नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत में कमी है, या आप लोगों की, बिल्कुल मुझे हौसला देते रहे आप लोग। तो क्या कहते हैं उसे, संविधान का विल्यू प्रिंट कहते हैं, क्योंकि भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण के संबंध में उठाया गया पहला कदम था, इसलिए भारतीय संविधान का इसे क्या कहते हैं, विल्यू प्रिंट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए नेहरू समिति थी। इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट में आजादी की ना मांग करके यहां पे डोमिनियन स्टेट्स है, अधिराज की मांग की गई। कांग्रेस का फिर एक अधिवेशन होगा, और वो कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, वो दिसंबर में अधिवेशन होता था लगभग इनका, तो दिसंबर 1929 की बात है। इन्होंने तय किया गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, और यहां तय किया गया कि देखिए दिसंबर का महीना है, आगामी जो महीना आएगा, कौन सा महीना, आगामी माह कौन सा आएगा हमारा, जनवरी, और जनवरी कौन सा आएगा, 1930। आगामी माह के जो अंतिम रविवार पड़ेगा, मालूम नहीं कि वो दिन कौन सा है अंतिम रविवार का, लेकिन हमने यहां पॉइंट लिख दिया कि महीने का क्या होगा, उस महीने का अंतिम रविवार।
अंतिम रविवार को हम लोग क्या मनाएंगे? हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये ध्यान रखें। भारतीय इतिहास में पहली बार, आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता दिवस की बात की गई, वो जनवरी के महीने में अंतिम रविवार, और वो जनवरी का महीने में अंतिम रविवार कुदरत का हम लोग कहेंगे वो 26 जनवरी थी। इससे पहले 26 जनवरी का कोई रोल नहीं था। आज तो बड़ा गौरवशाली शब्द है 26 जनवरी, लेकिन उस समय 26 जनवरी का कोई रोल नहीं था। सिर्फ इतना रोल था, ये तय किया गया कि आगामी हम लोग वर्ष यानी महीने का जो अंतिम रविवार होगा उसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और वो रविवार कब आया? 26 जनवरी को। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी। उसके बाद प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यहां तक कि भारत का संविधान बनके तैयार हो गया, उसके बावजूद उसे लागू नहीं किया गया। 26 जनवरी एक ऐतिहासिक तिथि होने के कारण 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए पूरी तरीके से? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। बातों को समझना है बहुत गहराई से, ऐसे नहीं हम लोग, वो यही तो पूछेगा आप लोगों से, यही तो पूछेगा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। और इन प्रकार के क्वेश्चनों से आपको बचना है बेटा, आपको बचना है। वो पॉलिटी नहीं पूछ रहा है जिस पॉलिटी को तुम पढ़ के बड़े खुश हो जाते हो कि सर गजब की पॉलिटी पढ़ाई, अरे वो पॉलिटी से बात नहीं कर रहा है। कहां खो रहे हो तुम लोग? पॉलिटी अलग पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, भारत का संविधान अलग दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा। आइए आप लोग आगे फिर बढ़ते हैं साथियों। हम लोग यहां पे आप लोगों के जिनके पास में ये आपके ब्रह्मास्त्र हैं वो आराम से खोल के क्लास में बैठ सकते हैं, उन्हीं को मैं डिक्टो पढ़ा रहा हूं। एक भी लाइन मैंने नहीं जोड़ी है, ना मैंने एक लाइन उठाई है। थोड़ा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे तो हम फटाफट बातों को अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। जरा देखिए, आप लोग नीचे स्टोर का बटन आ रहा होगा, यहां से भी आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम लोग बात की कि तय हुआ कि जनवरी 1930 का जो अंतिम रविवार होगा, उस अंतिम रविवार को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और वो अंतिम रविवार कब पड़ा? 26 जनवरी को। बिल्कुल हाड़ौती वालों, खूब राम राम आप सबको। हाँ, कथन कारण वाले पूछ रहा है आजकल। बिल्कुल आगे चले हम लोग, आगे बात कथन कारण इन्हीं से बनेगा। अगर इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे तो आप कथन और कारण की तुलना कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ध्यान रखना, कथन कारण के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। अब बात करते हैं कि यहां पे 26 जनवरी 1930 को हमने पहला, अब मोहम्मद अली जिन्ना ने जो नेहरू रिपोर्ट आई, उस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी। और 14 सूत्रीय मांग कब रखी? आप लोग कहेंगे 29 मार्च 1929 को। अब मैं आपसे कई बार विद्यार्थियों से पूछता हूं, आप लोगों से पूछूंगा, अगर कल आपने क्लास लगाई है तो ठीक है, नहीं लगाई तो मेरा सवाल सुन लीजिए आप लोग, कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ? विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी हैं, वो चुप हो जाते हैं, अच्छे टीचर्स हैं, वो चुप हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ? मैंने कल आपको बताया था, फिर से मैं आप लोगों के साथ दोहरा देता हूं कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ और गोलमेज सम्मेलन हम पॉलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं यहां पे, जरा सुनिए आप लोग। हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि 1919 का जो अधिनियम आया, 1919 का जो अधिनियम आया, 1919 का अधिनियम आया, वो 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान था कि एक वैधानिक आयोग आएगा। एक क्या आएगा बेटा? एक वैधानिक आयोग आएगा। एक वैधानिक आयोग आएगा। एक वैधानिक आयोग आएगा 10 साल बाद, और वो समय से पहले आया और उसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, हमने इसका विरोध किया, लेकिन साइमन कमीशन वापस नहीं गया। और इन्होंने जून 1930 में जो अपनी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष रख दी, यानी ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख दी। अब दिक्कत यह आ गई कि भारत के लिए एक नया कानून बनाना था। 3 गोलमेज सम्मेलन चरणों में हुआ, गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन भाग लिया। साइमन कमीशन की समीक्षा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है आपका। साइमन कमीशन की समीक्षा करने के लिए, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा रहेगा आप लोग। हाँ, क्वालिटी बढ़ा दो, क्वालिटी बढ़ा देता हूं थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी बढ़ा दो, ज्यादा नहीं बढ़ाऊं, हल्की सी। मेरे से कह दिया करो। चेक कीजिए, क्वालिटी मैंने बढ़ा दी गई है।
एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए, क्वालिटी बढ़ा दी है मैंने। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते। देखिए आप लोग, अब यहां पे ये जो जून 1930 में जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में भारतीयों से चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि साइमन कमीशन आया, उसमें एक ही भारतीय नहीं था और भारत के लिए एक नया कानून बनाना था। सब नया, बढ़ गई क्या? ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। तो भारत के लिए क्या बनाना था? नया कानून बनाना था, लेकिन उसमें भारतीयों को शामिल करें। तो साइमन कमीशन ने विरोध के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट से भारतीयों को खुश करना था, भारतीयों के साथ चर्चा करनी थी और भारतीयों को शामिल करना था इसमें। इसलिए उन्होंने गोल टेबल पर सम्मेलन बुलाया, जिसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित होंगे। और ध्यान रखें, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी गए, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को, दलितों के मुद्दों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मतभेद हो गया और वो वापिस लौट आया। ये तीनों के तीनों जो आप लोगों के, सर आप क्या बात है, चले हम लोग, ठीक है, तो आप लोगों के चमक रहा हूं, अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कब से चमकने लग गया भाई मैं। चलिए आगे देखिए। अब हमारे पास एक पॉइंट आप लोग बनाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो, हमारे पास 1919 का अधिनियम आया, 1919 का अधिनियम आया, और ये 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए एक आयोग आएगा, यानी इसकी जांच करने के लिए हमारे पास में एक क्या आएगा? साइमन कमीशन आएगा। बहुत ध्यान सुनना आप लोग, साइमन कमीशन आएगा। मैं 1935 के अधिनियम की तरफ बढ़ रहा हूं। साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए, यानी रिपोर्ट की समीक्षा के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। किस पर? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कितने सम्मेलन हुए? ध्यान रखें आप लोग, 3 सम्मेलन हुए। ठीक है, क्या कहा मैंने? 3 सम्मेलन हुए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, यहां से ये समीक्षा पर कितने होंगे? लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, 3 गोल मेज, गोल टेबल पर सम्मेलन होंगे, इसलिए हम इसे गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। ये गोल मेज सम्मेलन के बाद में, चर्चा के बाद में एक रिपोर्ट बनेगी। क्या बनेगी? रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हम लोग श्वेत पत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वेत पत्र। और इस श्वेत पत्र की जांच के लिए, इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठन किया जाएगा, और वो कमेटी है लिनलिथगो। किसकी अध्यक्षता में? लिनलिथगो। लिनलिथगो कमेटी का गठन किया गया। और लिनलिथगो कमेटी ने जो फाइनल अपनी रिपोर्ट दी, उसे कहां रखेंगे? ब्रिटिश संसद के समक्ष रखेंगे। गुड, हां बिल्कुल, उसे कहां रखेंगे? ब्रिटिश संसद के समक्ष रखेंगे, और ब्रिटिश संसद के द्वारा उसे अगस्त 1935 में पारित किया जाएगा। अगस्त 1935 में पारित किया जाएगा, और वही है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 बनेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 बनेगा। किसी विद्यार्थी को अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एकदम आपके सामने रख दिया है। 1935 का अधिनियम, जांच के लिए साइमन कमीशन गठन। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन से रिपोर्ट बनेगी, वो उसे श्वेत पत्र कहेंगे, वो एक लिनलिथगो कमेटी के समक्ष रखा जाएगा, और लिनलिथगो कमेटी ने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट दी, उसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जाएगा, और ब्रिटिश संसद है अगस्त 1935 में से पारित कर देगी। वही भारत शासन अधिनियम 1935 बनेगा। इतना आप लोगों को बैकअप जाना पड़ेगा। तुम गलती क्या करते हो? डायरेक्टली 1935 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है वो आप लोगों से पूछता, रट जाते हो, और वो घुमा के सवाल पूछ देता है हम एग्जाम से। नहीं, मैं अभी भी इस बात के पक्ष में नहीं हूं। पेपर बिल्कुल ऐसे आने चाहिए। जो और अव्यवस्थाएं हो रही हैं आप लोगों के, उनमें सुधार होना चाहिए। ओएमआर सीट का जो आप लोगों का अभी पकड़ा गया है, चर्चा में चल रहा है, आरएसएसबी वाला, वो होना चाहिए, उसमें बिल्कुल वो है। लेकिन पेपर आप लोगों के ऐसे ही होने चाहिए। वो तुम्हारी कमी है, तुम जिनके पास पढ़ रहे हो उन्होंने तुमको पढ़ाया, उनकी कमी है। बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि आपको अपना पढ़ने का रवैया और पढ़ने के साधन, आप पाठ्य सामग्री पढ़ रहे हो, वो आपको बदलना पड़ेगा। पेपर आ जाए तो सब पेपर हमारा आया, पेपर नहीं आया तो फिर भर्ती एजेंसी का दोष कि उन्होंने खतरनाक पेपर बना दिया। हम क्या करें, हमने सही पढ़ाया था। अरे हमारी तरह जिम्मेदारी लीजिए, हमने भी तो प्रमाण दिए थे। टेलीग्राम पे एक एक क्वेश्चन के साथ मैंने आप लोगों को एक एक फोटो डाली है। जिम्मेदारी लीजिए। अच्छी की जिम्मेदारी जब हम लेंगे तो बुरे की जिम्मेदारी कौन लेगा? बुरे पे बताइए ना सामने,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां क्लियर हुआ? तो हमारे पास ये सम्मेलन हुए और फिर ये आपका 1935 का अधिनियम बना। और ये लीजिए भारत शासन अधिनियम 1935। सही है ना भाई? कि आप लोगों के जब पेपर नॉर्मल आ गया तो ढिंडोरा पीट देंगे साहब, हमारा आया, हमारा आया, हमारा आया, हमारा आया। लेकिन जब पेपर टफ आया तो फिर कह दिया नहीं साहब, ये तो ऐसे पेपर थोड़ी पूछते हैं, ऐसे पेपर थोड़ी पूछते हैं, ऐसे आने चाहिए। बिल्कुल 400 सवाल हल करने का टाइम तो दो, कोई बात नहीं, हम कम तो कर रहे हैं ना, हम कम तो कर रहे हैं ना, हम लोग 40% तो कर रहे हैं ना हल। 40% तो पेपर अटेंड कर ही रहे होंगे, ज्यादा नहीं तो। ढूंढो बेटा, भाई ने बहुत ढूंढो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे अपने आप में आप लोगों ने ऐसे प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस की कब थी आप लोगों ने? आप तो वो एमसीक्यू मैराथनों के पीछे पड़े रहे थे। आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल रहे, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों ने हल करने की प्रैक्टिस ही कब की थी आप लोगों ने? उसके लिए भी गुनहगार वो हैं। कमाल की बातें हैं। पढ़िए पढ़िए, रिजल्ट आ जाएगा, बहाना मत ढूंढिए, ये ध्यान रखें आप लोग। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो प्रैक्टिस में क्यों नहीं डाला आपने ऐसे क्वेश्चन हल करने के? और ऐसे क्वेश्चन जब आपने मान लो 100% नहीं कर रहे, अरे पेपर को 60-70% तो अटेंड किया होगा, वो तो सही होगा। वो सबके लिए टाइम लगाए ना, ये थोड़ी तुम 40% क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बेटा वास्तविकता बोलता हूं, हमेशा वास्तविकता के साथ लड़ता हूं, वास्तविकता ही बताऊंगा आप लोगों को। आगे चलिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम लोग मैराथन मत लगाना लास्ट में, लेकिन तुम एमसीक्यू मैराथन के पीछे दौड़ते रहे। अब लोग मैराथन करवा रहे हैं और मैं आप लोगों को यहां पे डिटेल करो क्यों करवा रहा हूं। मुझे पता है उस एमसीक्यू से सवाल आने वाले नहीं है, सवाल यहीं से आएंगे। तो सभी का पढ़ने दो, क्या दिक्कत है? सभी का पढ़ रहा था, अकेले का तो नहीं पढ़ रहा ना किसी का, तो सभी कम पढ़ रहे, कोई बात नहीं, कम कट ऑफ जाएगी। चलिए आगे। अब एक आंदोलन चला दो, एक महीने इसमें खत्म कर दो कि सर पेपर नॉर्मल आना चाहिए। चला दो एक आंदोलन, बहुत से लोग हैं हमारे जैसे आगे बढ़ जाएंगे उस आंदोलन से। समझिए, माफी चाहता हूं, लड़ना सीखिए, तलवार दे सकता हूं, हथियार दे सकता हूं, चलाना आपको है। आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, सुनिए आराम से। हम लोगों ने बात की थी कि जो गोलमेज सम्मेलन में रिपोर्ट बनी उसे श्वेत पत्र कहा, उसे एक कमेटी को सौंप दिया गया और वो कमेटी 1935 का आप लोगों का अधिनियम तैयार करेगी। उसे ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित किया जाएगा और भारत शासन अधिनियम 1935 कहलाएगा। मैं आपसे कल भी निवेदन कर रहा था, इस अधिनियम की एक सबसे अच्छी बात, पेपर का पूरा हो गया गुरुदेव सर, जल्दीबाजी में गलत हो गए कुछ। बेटा इस विषय पर अलग से सेशन रखेंगे, रिया अलग से रखेंगे, वो तुम्हारी प्रैक्टिस में नहीं था। तो तुम तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू पे लगे हुए थे। अलग सेशन रखेंगे, आप कंटिन्यू करने दो मुझे क्लास को, क्यों पॉलिटी है, फिर दिक्कतें आ जाएंगी। आराम से पढ़िए आप लोग। अब क्या होगा, ये जो 1935 का अधिनियम था, इसमें दो बातें जो मुझे लगी, एक तो इस अधिनियम की सबसे बेकार बात बता दूं और एक इस अधिनियम की सबसे खूबसूरत बात। एक इस अधिनियम की सबसे खूबसूरत बात और एक इस अधिनियम की सबसे बुरी बात। बेकार बात यह थी कि यह अधिनियम है, इसकी कोई प्रस्तावना नहीं थी, यानी यह अधिनियम एक प्रस्तावना रहित अधिनियम था। जो इसकी सबसे, ध्यान रखें आप लोग, सबसे बुरी बात थी कि इसमें, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रस्तावना रहित अधिनियम था और इसमें आजादी का फिर से जिक्र नहीं किया, केवल उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई। और जो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना है उसी को यहां स्वीकार कर लिया गया। यहां भी भारत के लिए आजादी की बात ना करके केवल उत्तरदायी शासन की बात की गई। यह इस अधिनियम की सबसे बेकार बात थी। आप कहेंगे तो सर फिर सबसे अच्छी बात कौन सी थी, सबसे बेस्ट बात कौन सी थी? भारत के लिए अंग्रेजों के द्वारा पहली बार राजनीतिक एकीकरण का प्रयास किया गया। आप कहेंगे सर नहीं समझे, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, वो नहीं समझे। इसमें अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कौन से अधिनियम द्वारा पहली बार भारत के में राजनीतिक एकीकरण की बात की गई? वो 1935 का अधिनियम। हालांकि अखिल भारतीय संघ है,
प्रावधान तो कर दिया गया, गठन का आप लोगों के प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि देशी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया, शामिल होने से मना कर दिया। दोनों बात समझ में आ गई आप लोगों के कि सबसे बेकार बात कौन सी है और सबसे अच्छी बात कौन सी है। हालांकि अखिल भारतीय संघ है, प्रावधान जरूर किया गया, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं आया था। गढ़ राजा साहब लिख रहे प्रस्तावना रहित बुरी बात थी और अच्छी बात एकीकरण का प्रयास, भारत को एकजुट संगठित करना। लेकिन बेटा इसमें यह भी कहेंगे प्रस्तावना रहित प्लस में इसमें आजादी की बात नहीं की गई थी। आगे चले, बातें समझ में आ रही। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, हालांकि यह संघ देशी रियासतों के विरोध के कारण अस्तित्व में नहीं आ सका। बेटा जिनके पास में ब्रह्मास्त्र हमारे नोट्स हैं, खोल के बैठ जाइए, वही चल रहा है डिक्टो। मैंने ना लाइन जोड़ी है ना मैंने लाइन घटाई, डिक्टो यही चल रहा है, डिक्टो यही चल रहा है, मैंने कुछ नहीं जोड़ा बढ़ा है। खोल के बैठ जाइए आप लोग। अगर आप फर्स्ट ग्रेड आपके पास है, सेकंड ग्रेड आपके पास है, या और कोई भर्ती की तैयारी कर रही है, तो सेम यही टॉपिक मैंने उठा के डाला है उनमें, तो आप बैठ जाइए। आगे बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। ना केवल भारत के लिए, बाकी दुनिया के अंग्रेजों के द्वारा जितने भी अधिनियम बनाए, उन अधिनियमों में भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा था। 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थी। हमें आजादी मिल गई, बहुत ध्यान रखना आप लोग, आजादी मिल गई, लेकिन तब तक हमारा जो संविधान लागू नहीं होगा, संविधान लागू नहीं होगा, तब तक के लिए जो भारत का शासन चलेगा, वो भारत का शासन है वो 1935 का अधिनियम और 1947 के अधिनियम के द्वारा चलेगा। और अनुच्छेद जो जैसे हमारा संविधान लागू होगा, तो सबसे अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 395। ये कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के सवाल पूछेगा, फिर कह रहा हूं सवाल पूछेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ने की क्षमता नहीं है तो आराम से घर बैठ जाओ, कोई पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, बहाने मिल जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोगों को वाकई ही तलवार चलानी है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है, तो फिर आप लोग रायथन के साथ आ जाइए। आपके पास बेटा ऑप्शन बचे नहीं है रे, आप लोगों ने पेपर दिए तो इसके बाद में फिर भी तुम लोग अगर घूमते हो जगह जगह घूम लीजिए, आपके पास ऑप्शन बचे नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। इस प्रकार के पेपरों के बाद में आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को रायथन मिलेगा। आराम से तुलना कीजिए पढ़ाई की, पढ़ रहे हो आप संविधान, आराम से पढ़िए, तुलना कीजिए बेस्ट कौन है, बस। दूसरी बात, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद देखिए, 393, 394 और 395 तीनों को एक साथ बता देता हूं। अनुच्छेद 393 जो कहता है कि भारत के संविधान का शीर्षक क्या होगा, यह अनुच्छेद 393 कहता है। भारत का संविधान लागू कब होगा, यह अनुच्छेद 394 कहता है। भारत का संविधान लागू कब होगा, वो अनुच्छेद 394 कह रहा है। और अनुच्छेद 395 भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947 जिनके तहत भारत चल रहा है, उसका प्रभाव को शून्य किया, वो अनुच्छेद 395 में किया। क्या मेरी बात को समझ गए? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनुच्छेद 393 ध्यान नहीं जाता है हमारा, इधर ध्यान नहीं जाता है। अनुच्छेद 393 ध्यान नहीं जाता है, अनुच्छेद 394 ध्यान नहीं जाता है, और अनुच्छेद 395, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात को, कि 393 भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है, नाम, तो नाम के बारे में अनुच्छेद 393। 394 कहता है कि ये फला फला अनुच्छेद है, मेरे सहित कुल मिला के पूरा आप लोगों के पूरा ये अनुच्छेद सहित मेरे सहित कुल मिला के 16 अनुच्छेद है, आज लागू हो रहे हैं। और शेष संविधान लागू होगा वो 26 नवंबर 1949 को होगा, 1950 को लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को। यानी संविधान के लागू होने की तिथि मैं अक्सर पूछ लेता हूं विद्यार्थियों से कि संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, तो वो कह देते हैं गुरुजी लागू होने की जो तिथि है वो तिथि तो प्रस्तावना में लिखी हुई है। अरे प्रस्तावना में कहां लिखी हुई है 26 जनवरी? संविधान कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को। यह बात कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 394 में। इसके बाद अनुच्छेद 395 में ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके प्रभाव को समाप्त करने की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 395 है। क्या मेरी बात को समझ गए? आगे बात करते हैं।
यह अधिनियम ध्यान रखें आप लोग प्रस्तावना रहित अधिनियम था और इसमें 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को जोड़ा गया, यानी वो ही भारतीयों को मीठी गोली दे दी गई उत्तरदायी शासन की स्थापना। 16 लागू होने का उल्लेख अनुच्छेद 395 में है। फिर गलती कर रहे हो, फिर कृष्ण प्रजापति फिर गलती कर रहे हो, इतने समझाने के बाद तुम नहीं समझ रहे हो। 16 लागू हुए, ये उल्लेख 395 में नहीं है, ये उल्लेख 394 में है। 395 में तो केवल दो बातें लिखी हुई है, 1935 के और 1947 के अधिनियम को, जो जिसके तहत शासन चल रहा था उसे समाप्त किया गया, उसके प्रभाव को समाप्त किया गया है। ये पॉलिटी है बेटा, ये सिलेक्शन वाली पॉलिटी है, ये सिलेक्शन वाली पॉलिटी है। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसमें जोड़ा गया था। चले बेटा आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 1935 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे, जरा देखिए 1935 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे, सुनिए आप। नंबर 1, अब केवल हमें प्रावधान पढ़ने नहीं है, हमें उन्हें समझना है कि उसका मतलब क्या है। जरा देखिए आप लोग, चलिए आगे अपन लोग आगे बढ़े, आगे चलते हैं। द्विविध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया, केंद्र में द्विविध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। आपको मालूम है कि द्विविध शासन व्यवस्था जिसकी हम लोगों ने बात की थी, वो द्विविध शासन व्यवस्था है जिसमें जो शासन के विषय है उन्हें दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय और एक हम लोग बात करें स्थानांतरित विषय। स्थानांतरित विषय एक आप लोगों के आरक्षित विषय है। बेटा आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, अगर यहां भी आप लोगों के समझ में नहीं आया तो फिर पॉलिटी को आप समझने की कोशिश मत कीजिए, कोशिश नहीं कर रहे होंगे, और फिर आपकी वही पॉलिटी रह जाएगी। कौन सी? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संसद और राज्यसभा और लोकसभा, इसे विद्यार्थी पॉलिटी समझता है। अरे पॉलिटी वो नहीं है, पॉलिटी बहुत पहले से शुरू होती है और क्वेश्चन यहीं से पूछता है वो आप लोगों से। जरा देखिए, प्रांतों में द्विविध शासन व्यवस्था जो चली आ रही थी, उस द्विविध शासन व्यवस्था को 1919 के एक्ट में 1919 के एक्ट में कहां लागू किया गया? प्रांतों में लागू किया गया था। 1935 के एक्ट में दो काम किया, एक तरफ समाप्त किया, यानी जो प्रांतों में चल रही थी उसे तो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, और इसे लागू कहां कर दिया? केंद्र में। कहां लागू कर दिया? केंद्र में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों पॉइंट क्लियर कि प्रांतों में द्विविध शासन व्यवस्था को समाप्त किया और केंद्र में द्विविध शासन व्यवस्था को लागू किया। आज मित्रों हम लोग सूचियां पढ़ते हैं, संघ सूची, आप लोगों की राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीन सूचियां जहां से निकल के आई हमारे पास में, हम लोग कहेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ये तीन प्रकार की सूचियों का जहां से जन्म हुआ है वो 1935 के अधिनियम द्वारा हुआ है। 1935 का अधिनियम है। 1935 के अधिनियम में ध्यान रखें आप लोग, तीनों सूचियां, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियों का जन्म हुआ है, ये ध्यान रखें आप लोग, 1935 के अधिनियम में हुआ है। आज भी हमारे पास में चलिए आगे अपन लोग आगे बात करते हैं। तो हमारे पास में आप लोगों के जो हमारे पास सूचियां हैं, तीनों सूचियां, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून संसद बनाती है, राज्य सूची पर यानी प्रांत बनाते हैं, और समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इनके अलावा जो विषय बच जाते हैं हमारे वर्तमान में, उसे हम लोग अवशिष्ट विषय कहते हैं। मानो कि इतने विषय इनको दे दिए, इतने विषय इनको, इतने विषय, अब कोई ऐसा विषय बाकी रह गया, ऐसा विषय बाकी रह गया जो विषय इन तीनों में नहीं गया, उसे कहते हैं अवशिष्ट विषय। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे राज्य के मुख्य सचिव हैं, उन्हें अवशिष्ट वसीयतदार कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशिष्ट वसीयतदार कहते हैं। तो अवशिष्ट वसीयतदार है, अवशिष्ट वसीयतदार है, तो अवशिष्ट वसीयतदार इसे कहते हैं। तो अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहते हैं? मुख्य सचिव को कहते हैं। यानी जो काम बच जाते हैं, सभी सचिवों को बढ़ जाता है, जो काम बच जाता है उसे मुख्य सचिव करता है, इसलिए मुख्य सचिव को हम अवशिष्ट वसीयतदार कहते हैं। इसी प्रकार से यहां से जो हमारे पास में विषय बच जाते हैं उन्हें कहते हैं अवशिष्ट विषय। और आज वर्तमान में अवशिष्ट विषय है वो संसद के पास है, और उस समय अवशिष्ट विषय किसके पास थे? गवर्नर जनरल के पास थे। और वर्तमान में ये अवशिष्ट विषय किसके पास में है? ये ध्यान रखें, संसद के पास में है। और देखिए आगे, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैंने आप लोगों से दो बातें कही थी, आपको याद हो
तो 1919 के अधिनियम में मैंने कहा था कि केंद्र में, कहां, केंद्र में द्विसदनात्मक, कितना बेटा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना, तो द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना कहां हुई, केंद्र में हुई 1919 के अधिनियम में। अब गड़बड़ मत करना आप लोग, पूरी तरीके से समझा दूं। 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना, और ध्यान रखना 1935 में राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल, राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल, सदनात्मक विधानमंडल कि द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है वो ध्यान रखें। 1935 के अधिनियम में तो प्रांतों में, और 1919 के अधिनियम में केंद्र में। ठीक उल्टा कर दीजिए आप लोग, कि आप लोगों को मालूम है ठीक उल्टा, कि हमारे पास प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में द्विवेद शासन व्यवस्था को समाप्त किया और केंद्र में लागू किया। राइट, आगे बात करते हैं हम लोग कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना 1 अप्रैल 1937। आप में से कौन सा विद्यार्थी जवाब देगा मुझे स्वायत्त शासन का मतलब क्या है, यहां पे बताइए। स्वायत्त शासन का मतलब क्या है? लग जाइए बेटा, रीट में जो भाई लगना चाहता है वो लग जाइए, मेहनत कीजिए। आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप लोगों के न्यू जो एकदम बैच है वो आप लोगों के शुरू करने जा रहे हैं। आराम से आप लोग परीक्षा तक वैलिडिटी के साथ आपका वेलकम है। रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1, लेवल 2 एसएसटी, इसके अलावा आप लोग जाइए इनमें, और आपके पास जितने भी किताब है उनको एक बार साइड में रखिए, और आप लोगों को यहां पे फ्री आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल है, आपके लिंक लगा रखे कमेंट बॉक्स में, उसका प्रिंट आउट लीजिए। 30 से 35% भाग प्रत्येक किताब का आपको दिया जा रहा है। आप तुलना कीजिए बाजार की पुस्तकों से, और फिर आप लोग आगे बढ़िए। ऐसे भेड़ चाल मत फंसिए आप लोग, और बिल्कुल आप एक एक प्रश्न को पढ़िए, एक एक प्रिंट निकलवाइए, और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका जिंदगी का सवाल है, ये ध्यान रखें आप लोग। अभी आप लोगों के एलडीसी, ये देखिए आप लोगों के धमाकेदार शुरू हो रहा है, तो जो बिल्कुल आराम से पढ़े, अच्छे कंटेंट के साथ जाएं आप लोग। मैंने सवाल पूछा आप लोगों से, स्वायत्त शासन व्यवस्था है, उसका मतलब क्या है? आप में से कोई आंसर देगा? बताइए, आपसे पूछा है मैंने, स्वायत्त शासन का मतलब क्या है? प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, स्वायत्त शासन का मतलब क्या है? एक भाई कह रहा है कि अपने खुद का निर्णय खुद कर लेना, स्वयं के स्तर पर स्वायत्त शासन। और बताइए आप लोग, आंसर दीजिए साहब, इसका मतलब क्या है? हर विद्यार्थी जानता है पढ़ने वाला कि स्वायत्त शासन है ये 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया, और मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। वेलकम है, अपना शासन स्वयं बताना, चलाना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और बताइए, अब आपका एग्जाम नजदीक नहीं है ना, अभी तो टाइम पड़ा है, मैं खूब डांट लगा लूं, अब तो मैं स्वतंत्र हूं ना। आप लोग तनाव में नहीं जाएंगे ना भाई, अभी तो आपके पास टाइम है, 3-4 महीने तो है ना एग्जाम का, और 3-4 महीने हमारे लिए बहुत है। डांट लगा सकता हूं आप लोगों को, आपको अपनी वास्तविकता से स्वयं निर्णय, स्वयं। क्या बात है, गलत, बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ में, आप अन्याय कर रहे हो, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो आप। ध्यान रखना, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो अपने साथ में, न्याय नहीं कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हो आप लोग। सुन लीजिए यहां स्वायत्त शासन व्यवस्था क्या है, जरा सुनिए आप लोग। यहां का मतलब है कि अभी हमारे पास में, दोबारा सुनिए आप लोग, कि यहां पे प्रांतों में आप लोगों की स्वायत्त शासन व्यवस्था, प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था। मैंने सोचा था कि आप लोग इसका कम से कम मिला जुला तो आप लोग जवाब देंगे, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह की जवाब देंगे। चलो जरा देखिए आप लोग, प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था, स्वायत्त शासन व्यवस्था, प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था। दो बातें इंपॉर्टेंट, हमसे पहले कहेगा प्रावधान, कि सर प्रावधान कहां किया गया? हम लोग कहेंगे 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया। हम लोग कहेंगे गुरुदेव इसे लागू कब किया गया? तो यहां पे 1 अप्रैल 1937 को इसे लागू किया। अब रहा कि प्रांतीय स्वायत्त शासन क्या है, जरा सुनिए आप लोग। हमारे पास यहां पे ब्रिटिश संसद है, ये हमारे पास ब्रिटिश संसद है यहां पे,
और ये जो ब्रिटिश संसद है, और यहां पे हमारे पास एक गवर्नर बैठा है। कौन बैठा है? गवर्नर बैठा है। यहां पे एक गवर्नर हो गया, और फिर यहां पे हमारे पास में प्रांत, ये प्रांत है हमारे पास, ये क्या है? प्रांत है। और इस तरीके से 1935 के एक्ट से पहले जो शासन चलता था वो इस प्रकार से, ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण था वो नियंत्रण किस पे था? गवर्नर पे था। और गवर्नर का नियंत्रण किन पे था? प्रांतों पे था। यानी इनका सीधा संवाद नहीं था, ये ध्यान रखें आप लोग, यहां इनका सीधा संवाद नहीं होता था। यानी नोट डाल सकते हो आप लोग, इसे बना सकते हो, सीधा संवाद ब्रिटिश संसद का, ये ध्यान रखें, सीधा नहीं था संवाद, नहीं था किनसे? प्रांतों से। प्रांत जो काम करते थे वो प्रांत, ध्यान रखें, ब्रिटिश संसद के डायरेक्ट नियंत्रण नहीं थे, वो गवर्नर और फिर गवर्नर पे, प्रांतों पे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, 1935 के अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया कि यहां से स्वायत्त शासन व्यवस्था यानी ब्रिटिश संसद का सीधा सीधा नियंत्रण हो गया। सीधा सीधा क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। यानी अब अपनी बात को स्वयं यहां पहुंचा सकते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग, बीच में गवर्नर का रोल खत्म कर दिया। ये है प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था। क्या आप लोगों की समझ में आ गया? सर आपकी ड्यूटी कहां है? बता दूंगा यार, अगर मेरे इतने जानकार हैं तो आप लोग मैसेज कर ले 94 688 40 पे। क्या क्लियर? मैं कह रहा हूं आप लोगों को इतनी आसानी से पॉलिटी करवाऊंगा कि कभी आप लोगों ने इतना कठिन सब्जेक्ट को सोचा भी नहीं होगा कि सर ऐसे हम लोग अंगुलियों पे ले आएंगे इस सब्जेक्ट को। आप किसी विद्यार्थी के समझ में नहीं आया तो मुझे बता दीजिए कि प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था क्या है। कौन कहता है कि याद नहीं होता? कौन कहता है समझ में नहीं आता? तुम कोशिश नहीं करते। और इस सवाल का आप लोग ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? फिर जानकार नहीं है तो मेरी पोस्टिंग कहां है, क्या मतलब उसका? जब जानकारी नहीं है मेरी पोस्टिंग कहां है, उस बात से क्या मतलब फिर आपको? चलिए आगे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था का प्रावधान 1935 के एक्ट में किया गया और इसे शासन व्यवस्था को लागू 1 अप्रैल 1937 को किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है कि जो पहले यहां से चलता था वो ब्रिटिश संसद का नियंत्रण गवर्नर पर और गवर्नर का नियंत्रण प्रांतों पे था। अगर प्रांतों को कोई बात कहनी है तो पहले वो किससे कहेंगे? गवर्नर से कहेंगे। वो गवर्नर के माध्यम से अपनी बात कहां पहुंचाएंगे? ब्रिटिश संसद में पहुंचाएंगे। यानी वो स्वायत्तता नहीं है उनके पास में। यहां पे 1935 के अधिनियम द्वारा प्रावधान किया, 1937 में से लागू किया गया और यहां पे अपनी बात को सीधा, अब गवर्नर के पास नहीं जा रहे, अपनी बात को सीधा कहां पहुंचा रहे? ब्रिटिश संसद के पास। और ब्रिटिश संसद का सीधा सीधा नियंत्रण कहां हो गया? प्रांतों पर। यानी बीच का जो गवर्नर का मामला था वो खत्म कर दिया। इसे कहते हैं, ये ध्यान रखें, प्रांतों में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था। क्लियर? किसी भी भाई बहन को पता हो, नहीं समझ में आए मेरे से कह देना है, किसी को भी कह देना है। कतई तुमको चिंता नहीं करना है, मैं बैठा हूं, ताकत है हमारे पास, बल है हमारे पास, मेहनत करने का जज्बा है, लड़ने का जज्बा है। ध्यान रखें आप लोग, केवल बातें नहीं होती मेरे से मीठी। ये सबसे बड़ी मेरी कमजोरी है कि मेरे से विद्यार्थी को मीठी गोली नहीं दी जाती है। मैं विद्यार्थी से चाहता हूं कि जितनी मैं मेहनत करूं उतना सामने वाला विद्यार्थी कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपसे वो उम्मीद रखता हूं जो मैं करता हूं, इसलिए मैं आपको डांट देता हूं, इसलिए मैं आपको लड़ देता हूं। मुझे पता है आपसे प्यारी बातें करूंगा, आपसे मीठी बात करूंगा तो मुझे और लाभ तो हो जाएंगे, जो इंसान उन लाभों के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन वो लाभ नहीं होगा जो मेरा जमीर कहता है, मेरा व्यक्तित्व कहता है, मेरा खून कहता है। बस फर्क यही है। दे देंगे थे, दे देंगे, मस्त रहिए आप लोग, दे देंगे, कोई खास बात नहीं, आप मंगवाइए। आगे बढ़ूं मैं, चलिए अब बात करें संघीय न्यायालय। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से समझना आप लोग, संघीय न्यायालय यानी फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अप्रैल को स्वायत्त शासन व्यवस्था और 1 अक्टूबर 1937 को। एक सवाल बहुत अच्छा बनता है कि सर आपने यहां संघीय न्यायालय नाम रखा है तो आपने इसको यहां पे उच्चतम न्यायालय नाम क्यों नहीं दिया? आपने यहां पे सर्वोच्च न्यायालय नाम क्यों नहीं दिया? बहुत अच्छा फैक्ट है। देखिए आज का हमारा न्यायालय है वो संघीय न्यायालय नहीं है, फेडरल न्यायालय नहीं है,
वो हमारा उच्चतम न्यायालय है, वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। वो हमारा उच्चतम न्यायालय है, वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, संघीय न्यायालय नहीं है। फिर आप कहेंगे सर यहां उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं रखा अपना नाम, यहां आप सर्वोच्च क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने? जरा सुनिए, सर्वोच्च का मतलब होता है उससे ऊपर कोई नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं है। आज हमारा माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। इन्होंने जो निर्णय दे दिया, इन्होंने जो निर्णय दिया, इन्होंने जो निर्णय दिया, उस निर्णय की कहीं अपील नहीं होगी। यानी इस निर्णय दिया, इस निर्णय की अपील नहीं होगी। अगर उच्चतम न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया तो उससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। डेट इज आप लोगों के उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय है। जबकि यहां पे संघीय न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया तो इस निर्णय की अपील की जाएगी, और वो अपील की जाएगी प्रीवी काउंसिल लंदन में। प्रीवी काउंसिल लंदन में कहां की जाएगी? प्रीवी काउंसिल लंदन में। यानी इसकी जो अपील की जाएगी वो प्रीवी काउंसिल लंदन में की जाएगी। क्या ये सर्वोच्च है? अपील ब्रिटेन में। समझ गए आप लोग कि ये सर्वोच्च ऐसे सवाल पूछता है वो कि बताइए फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं था? और फिर आप लोगों को चार वो आपको लाइन देता है और कहता है, और अब तो आपको पता है आरएसएस भी इसी राह पे चल दिया है, आरएसएस भी इसी राह पे चल दिया है। यही तो सवाल है। वो आपसे पूछेगा कथन कि संघीय न्यायालय की स्थापना इतने इतने तब हुई, संघीय न्यायालय की अपील हम लंदन प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे, इसलिए हम इसको सर्वोच्च न्यायालय नाम नहीं दिया। कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन सही है। इस तरीके से आप लोगों के ये ध्यान रखें, ऐसे सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। मैं तो कानून पढ़कर बोर हो गई, तो बेटा बोर हो गई तो फिर 60 साल आप हो जाएगी, 40 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी, 35 साल तो 35 साल 40 साल आप नौकरी करेंगे, तनख्वाह आप एटीएम से निकालेंगे, बैंक से जाएंगे, तब क्या आप बोर नहीं होंगे? मेरी लाडली जवाब दीजिए, तब आप बोर नहीं होंगे? आज आपको मेहनत करने की बारी आ रही है, आपको युद्ध में कूदना पड़ रहा है, पसीना निकल रहा है, तो आज हम बोर हो रहे हैं, और जब हमें तनख्वाह मिलेगी तब हम बोर नहीं होंगे, तब बोर नहीं होंगे। 35-40 साल नौकरी कहां से करेंगे? और जब पेपर टफ पूछेगा तब हम कह देंगे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। कोचिंग वाले भी यही कह देंगे कि हमने तो यार खूब पढ़ाया था लेकिन नहीं आया, ये तो बोर्ड और आरपीएससी सवाल सही नहीं पूछ रही। तब अपनी कोई कमी है, ये ध्यान रखें आप लोग, तब उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई नहीं लेगा। लेवल फर्स्ट का पेपर आया, पूरा राजस्थान कह रहा है कि बोर्ड ने ऐसा कैसे पूछ लिया। मान ला हूं कि आप लोगों की लैंग्वेज बड़ी थी, प्रश्न अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन मैं मानता हूं 60-70% तो अटेंड किए होंगे ना क्वेश्चन, 30% छोड़ दिए होंगे आपने, 40% अटेंड नहीं होंगे, 60% तो आपने अटेंड किए होंगे ना, तो पास हो गए आप। और हमने एक एक पर्सन का क्वेश्चन के साथ उसकी फोटो लगाई किताब की लाइन के अंडरलाइन करके, और आप खुद गवाओ, मैंने आप लोगों को डाला था प्रूफ के तौर पे, एक एक को डाला था। बेटा समझिए आप लोग, आगे बात करते हैं। तो संघीय न्यायालय को हमने उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं कहा, सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कहा? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहां पे जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस गवेर थे। कहीं आप लोग इन पे मत कर जाना, इन पे है। आप लोगों से एक सवाल मेरा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? एक सवाल है मेरी तरफ से आपके, सिंपल सवाल है, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दे रहा हूं, 1773, 1774, 1775, 1776। आने दीजिए आंसर आप लोग, बताइए। हाँ, डांट लगाने ठेका मैंने ले रखा है, थोड़ी घनी घर वालों से लगा दिया करो। 1773, गुड। और आने दीजिए। (1774) चौधरी साहब कह रहे हैं, गुड। और आने दीजिए। 1773 और आने दीजिए। मैंने सवाल पूछा, आंसर दीजिए।
गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्लियर कर देता हूं कि सर एलिजे इम्पे हैं, ये कलकत्ता में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई तब उसके न्यायाधीश थे। आप में से 1973 और 1974 में क्लियर कर देता हूं। 1973 के एक्ट यानी रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। एक्ट कौन सा? 1773 वाला। और इसे रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहते हैं कि सर अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए बनाया गया शासन को नियमित करने का पहला प्रयास है, यानी शासन को रेगुलर करने का पहला प्रयास है, इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? तो यहां सर मॉरिस गवेयर हैं, 6 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन 2 कम से कम भारतीय याद कर लीजिए आप लोग, जस्टिस MR जैकब साहब और जस्टिस MS सुल्तान साहब। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अगला प्रावधान है हमारे पास में, साफ लिखा हुआ है, मेरा पूरा एक एक पॉइंट को लिखता हूं, डिक्टो कॉपी है आप लोगों के, ब्रह्मास्त्र नोट्स अपने चलते हैं, उनकी डिक्टो कॉपी है। एक लाइन मेरी तरफ से हटाई नहीं गई है, एक लाइन भी जोड़ी नहीं गई है। संघ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। आगे बात करते हैं संघीय लोक सेवा आयोग। जरा देखिए, बहुत मजा आएगा इस पॉइंट में हम लोगों को। 3 शब्द है, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था। एक हमारे पास में केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग है हमारे पास। एक हमारे पास संघीय लोक सेवा आयोग है, गलती मत करना आप लोग। एक हमारे पास संघीय लोक सेवा आयोग है, संघीय लोक सेवा आयोग है। एक हमारे पास क्या है? संघीय लोक सेवा आयोग है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है संघ लोक सेवा आयोग का। किसका है बेटा? संघ लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो हमारे पास पॉइंट कितने बन गए? 3 पॉइंट बन गए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसके बाद हमने कहा कि संघीय लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी राज्य और केंद्र के लिए एक ही भर्ती एजेंसी है। इसका जो प्रावधान था वो आपको मालूम है 1919 के एक्ट में था और 1926 में यह स्थापित हुआ। संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1935 के एक्ट में था, ये ध्यान रखें आप लोग। ये 1935 में संघीय नाम क्यों रखा है? क्योंकि ये यहां राज्यों के लिए अलग है और संघ के लिए अलग है, और वर्तमान का जो है हमारा वो संघ लोक सेवा आयोग है। कहीं आप लोगों से पूछे कि निम्न में से किसका प्रावधान 1919 के एक्ट में था और तुम लोगों को तीनों ऑप्शन में डाल देगा, ऐसे तो करेगा तुम। अरे गुरुजी पढ़ो तो, लेकिन वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग पढ़ो, ये संघ लोक सेवा आयोग पढ़ो, या संघ लोक सेवा आयोग पढ़ो, तब थारा दिक्कत होगी लाडलाओ। वासु पहले को नहीं होगा है, दिक्कत थारा बाद में होगी। तब पूछोगे ना कि तब कहेंगे गुरुजी केंद्रीय हो, संघीय हो या संघ लोक सेवा आयोग हो। ऐसे ध्यान रखना है आपको कि 1919 के एक्ट में यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग, 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग। गुड। देखिए आगे हम बात करेंगे, अगला पॉइंट, वर्मा को भारत से अलग किया गया। अब एक्चुअली हम यही पढ़ लेते हैं कि वर्मा को भारत से क्या अलग? नहीं बेटा, वर्मा भारत से अलग था यहां पे, लेकिन भारत और वर्मा के लिए एक ही कानून बनता था। भारत और वर्मा के लिए एक ही कानून बनता था। ध्यान रखें, यहां पे भारत और वर्मा के लिए एक ही कानून बनता था। उस कानून की दृष्टि से भारत और वर्मा को अलग अलग किया, यानी कानून बनाने की दृष्टि से, कानून बनाने की दृष्टि से भारत और वर्मा को अलग अलग किया गया। फिर पढ़ते हैं हम लोग, नोट डाल रखे मैंने, कंफ्यूज वाला पॉइंट नहीं छोड़ा। इससे पूर्व भारत और वर्मा के लिए एक ही कानून बनता था। उड़ीसा और सिंध प्रांतों का स्थापना हुई ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। नहीं बेटा, पहले से प्रांत थे, लेकिन ये बिहार उड़ीसा था, जिससे बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया। और ये ध्यान रखें आप लोग, यहां बॉम्बे सिंध था तो बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया। नए प्रांत नहीं बनाए गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आज तक आपने ईमानदारी से बता दीजिए, आपने यही पढ़ा होगा ना, यही पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि साहब यहां पे 1935 के अधिनियम के द्वारा उड़ीसा और सिंध नए प्रांतों की स्थापना किया। अरे नए नहीं बावड़ा हो, बिहार उड़ीसा एक प्रांत था जिसे उड़ीसा अलग कर दिया। और ध्यान रखें आप लोग, बॉम्बे और सिंध प्रांत था जिससे किसको अलग कर दिया? ध्यान रखें आप लोग, सिंध को अलग कर दिया। नीति निर्देशक तत्व, जो आज हम लोग जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ध्यान रखना 2 चीजें भारत के संविधान में, बहुत सी चीजें आपने देखा होगा
कि बहुत कुछ भाग है जो वर्तमान में संविधान में 1935 के एक्ट से लिया गया है। आज जिन्हें वर्तमान में हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वर्तमान में क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उन्हें 1935 के अधिनियम में निर्देशों का उपकरण कहा, यानी अनुदेश प्रपत्र कहा था। और 3 सूचियां अब यहां से ली गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मत देने का अधिकार दिया था। आपको मालूम है कि 1919 का जो अधिनियम है उसमें मत देने का अधिकार जरूर दिया गया है, लेकिन वो कर और संपत्ति के आधार पर दी गई थी। बेटा नए प्रांत नहीं है, नए प्रांत नहीं, आपको मैंने सामने लिख दिया ना। कौन सी गाइड है मतलब बताइए सर, गाइड में नए प्रांतों की स्थापना की गई है, बताइए कहां लिख रखा है, कहां लिख रखा है? ये लीजिए, ये रहा। अब तुम पढ़ ऐसे रहे हो तो मैं क्या करूं उनका? ये लीजिए, कहां लिख रहा बताइए, वो रहा लाइन आपके सामने। भाई कह रहे हैं गुरुजी कि आप लोगों को गाइडों में ऐसे लिख रखा, कहां लिख रखा है बेटा? अब आप गाइड में पढ़ रहे हो, मैं क्या करूं उनका? मेरे पास क्या इलाज है? मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने तो एक डिक्टो कॉमा भी नहीं हटाया है, यही डाला है उठा के यहां पे। ये है वो ब्रह्मास्त्र नोट्स जिनकी चर्चा होती है मार्केट में। राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स ये है वो, इनसे पेपर बनता है। देख लीजिए आपके सामने चल रहा है, आंखों के सामने। आगे बात करते हैं। द्विसदनात्मक विधानमंडलों की स्थापना हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यह भी 1 अप्रैल 1935 में हुई। नेहरू जी ने कहा था कि बिना इंजन के गाड़ी और गुलामी का अधिकार पत्र है। बिना इंजन की गाड़ी का मतलब कि आजादी का यहां कोई उल्लेख नहीं था, ये ध्यान रखें आप लोग। तो कुछ क्वेश्चन है उनको फटाफट देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम के द्वारा रखा गया? भारत शासन अधिनियम 1935, लेकिन अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतों ने इसको विरोध किया। ऐसे क्वेश्चन मेरे दिए हुए हैं, बीच बीच में इस प्रकार के क्वेश्चन है, मैंने यहां नहीं, आप लोगों को वहां भी दिए गए, वन लाइनर क्वेश्चन वहां भी है। भारत संघ अस्तित्व में क्यों नहीं आया? क्योंकि देशी रियासतों ने शामिल नहीं हुई थी। अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो रहा था। हम कहेंगे 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र। आप कहेंगे सर 6 पढ़ा रहे हो, हमने 4 पढ़े। अजमेर में पढ़ा, दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, हमने तो 4 पढ़े हैं गुरुजी। बेटा ये मैं बात कर रहा 1935 के एक्ट के। 1935 का अधिनियम तक प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 को लागू हुई। किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया? 1935 के। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा था। और 1937 के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनानी थी? 8 प्रांतों में। यहां से जो क्लास होगी वो आप लोग कल होगी। कैसा आप लोगों का रहा उसका रिव्यू जरूर दें आप लोग, और कल हम लोग यहां से बात करेंगे। मस्त रहिए। जो विद्यार्थी वक्त है आपके पास में, जिसको लगता है कि राजस्थान में काबिलियत है और वो बिल्कुल मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता है, तो आपका वेलकम है। ये फाउंडेशन शुरू होने जा रहा है आप लोगों के कल से। इसके बाद जो रीट मेंस 2026-27 का हमने शुरू कर दिया है। 2026-27 में यहां देखिए एसएसटी है ना, वो पेपर आपका कभी भी हो, वो आपका 1 साल बाद हो, दोस्तों की वैकेंसी तो आ रही है, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके परीक्षा तक आ जाइए आप लोग। वेलकम है आप सबका। और इसके बाद ये देखिए आप लोग, यहां पे जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है आपके सामने ही रहा। और जो विद्यार्थी किसी की तैयारी कर रहा है, किसी भर्ती की तैयारी कर रहा है, ये रहा देखो भारत का संविधान, ये रहा भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कला संस्कृति, इनकी आप लोगों को अवेलेबल है। आराम से आप ज्वाइन कीजिए। आपके यहां कमेंट बॉक्स सेक्शन में ऊपर लगा रखा है, आराम ज्वाइन कीजिए, इनका प्रिंट आउट लीजिए और प्रिंट आउट लेने के बाद आप कर सकते हैं। और रहा आप लोगों का 26 जनवरी आ रहा है, आपके बहुत मैसेज आ रहे हैं, तो 24 से 27 दे दूंगा। 4 दिन बहुत है आप लोगों को, 4 दिन बहुत है ना, आराम से मस्त रहिए। थैंक यू आप सभी को, शुभ रात्रि, धन्यवाद।